नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास जो हमारा चल रहा है उसमें हम दक्षिण भारत के इतिहास की ओर बढ़ चुके हैं। और दक्षिण भारत के इतिहास का आज आखिरी वंश हम पढ़ेंगे, चोल वंश। बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है ये। इतना एक बेहतरीन वंश था, इनके बारे में जो आप पढ़ेंगे, इन्होंने अपनी नेवी के दम पर, अपनी नौसेना के दम पर इन्होंने विदेशों में भी छाप छोड़ी थी। तो चोल वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं एक ही वीडियो में, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब तुरंत दे पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसमें चोल वंश की। ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वंश ये भी है, चोल वंश। अब देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ कि चोल वंश का जिक्र दक्षिण भारत के इतिहास में 2 बार आया था। पहले आपने पढ़ा था संगम काल में, संगम काल में पढ़ा था। संगम काल में जब आपने चेर वंश, पांडे वंश, तो चोल वंश, 3 वंश के बारे में पढ़ा था ना। तो लगभग लगभग मोटे तौर पर कहा जाए 300 ईस्वी तक संगम काल जो जिसमें चोल वंश आपने पढ़ा, यहाँ तक पढ़ लिया था। और 300 वर्षों से लेकर लगभग लगभग 850 ईस्वी तक, 850 ईस्वी तक इनके बीच में इनका कोई इतिहास की जानकारी हमको मिल ही नहीं पाई है। इनके इतिहास की जानकारी हमें मिल ही नहीं पाई, ये क्या थे क्या नहीं थे। लेकिन कई विद्वान बताते हैं कि इस बीच ये पल्लवों के सामंत रहे थे। ये क्या रहे थे? पल्लवों के सामंत रहे थे। जब पल्लव कमजोर होना शुरू हो गए और ये मजबूत हो गए, इन्होंने पल्लवों को समाप्त करके अपना एक अस्तित्व बना लिया, तो दोबारा से चोल उभर कर आए। तो ये जो चोल हैं, हम जो जिक्र करने वाले हैं इनका, ये 9वीं शताब्दी के चोल हैं। ठीक है, इनका जो अस्तित्व रहेगा 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक रहेगा। 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहेगा। मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो 848 ईस्वी से ये उभर कर फिर आए हैं और 1289 ईस्वी तक ये रहेंगे। तो 848 से 1289 ईस्वी के बीच में जो दोबारा से चोल वंश आया था ना, वही सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस वंश का जो संस्थापक था विजयालय था। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस मैप में देख लीजिए पहले, ये मैप है क्या बता रहा है ये। ठीक है, ये देखिए मैप जो है आपका, ये वाला जो मैप है, इस मैप में जो देख रहे हैं आप, जो ये ब्लू कलर का जो क्षेत्र है, ये इनके द्वारा शासन किया गया अधिकतम क्षेत्र है। जैसे जैसे शासक आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा इनके द्वारा कौन कौन सा क्षेत्र जीता गया। लेकिन ये जानिए, इनके पूरे वंश में सबसे अधिकतम इन्होंने यहाँ तक राज किया था। ठीक है, श्रीलंका को भी इन्होंने जीत लिया था। श्रीलंका के अलावा बाकी जो अन्य आइलैंड है, जो विदेशी आइलैंड है जैसे इंडोनेशिया, वहाँ भी इनका इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो ये है। अब इन्होंने अपनी नौसेना के दम पर इतनी छाप छोड़ी है दक्षिण भारत के इतिहास में कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा कि इन्होंने नौसेना के दम पर क्या क्या किया था, तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इनका इतना कहर था इनकी नौसेना का। तो चलिए शुरुआत करते हैं चोल वंश के बारे में। अब देखिए, ये पल्लवों के सामंत थे, याद रखिए, आपने पल्लव वंश पढ़ लिया ना। ये पल्लव यहाँ पे थे पहले, तो इसके बाद ये धीरे धीरे उभर कर आए, पल्लवों को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो ये पल्लवों के सामंत थे, ये अपने दिमाग में रखिएगा। तो देखिए, ये चोल वंशों में इन इतिहासकारों के द्वारा जो शासक बताए गए हैं, प्रमुख शासक ये सब हैं। विजयालय से लेकर अधिराजेंद्र तक ये जो थे, ये डायरेक्ट चोल वंश से संबंधित थे। इसके बाद जो शासक आते हैं वो डायरेक्ट चोल वंश से संबंधित नहीं थे। जो कुलोत्तुंग प्रथम शासक आता है, इसकी माता तो चोल वंश से थी, लेकिन इसके पिता वेंगी के चालुक्य वंश से संबंधित थे, ये उनकी संतान था। तो इसलिए इसके बाद के शासकों को चोल चालुक्य वंश कहा जाता है। लेकिन मैं सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, विजयालय से लेकर राजेंद्र तृतीय तक सबके बारे में जो परीक्षा में पूछे जाने वाली उपयोगी चीज़ें हैं, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं चोल वंश के बारे में एक एक चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कई स्टूडेंट जो हमारे कोर्स चल रहे हैं उनकी नोट्स मांग रहे हैं, तो क्लास नोट्स हमारे श्री एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल हो चुके हैं। श्री एजुकेशन ऐप जो है प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुकी है, वहाँ से आप क्लास नोट्स ले सकते हैं। तो ये क्लास नोट्स आप वहीं से ले सकते हैं बहुत ही कम दाम में। ठीक है, ना के बराबर इसका प्राइस रखा गया है ताकि सभी बच्चे अफोर्ड कर पाएँ।
तो और भी कई कोर्सेज हमारे वहाँ लॉन्च हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स का कोर्स की आप डिमांड कर रहे थे, इकोनॉमिक्स का कोर्स वहाँ लॉन्च हो चुका है। बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, करंट अफेयर के साथ पढ़ाया जा रहा है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। इकोनॉमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो श्री एजुकेशन ऐप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसके बाद हम चोल वंश की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो चोल वंश से डायरेक्ट संबंधित शासक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है विजयालय की। विजयालय को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको दिमाग में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। तो सबसे पहले याद रखिए, जो चोल वंश है ये किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। ये पल्लवों के सामंत थे। दूसरी बात याद रखिए, जो ये चोल वंश थे ना, इनका जो मूल स्थान आपसे पूछा जाता है, ये पूछा गया है, तो उरैयूर था। इनका जो मूल मूल स्थान है वो क्या था? उरैयूर। ठीक है, तमिलनाडु में क्षेत्र पड़ता है उरैयूर। उरैयूर, ठीक है, उरैयूर इनका मूल स्थान था जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि जो चोल वंश, जो चोल साम्राज्य था, वो कौन कौन सी नदी के बीच फैला हुआ था। तो मैप में आप देखेंगे, मोटे तौर पर आपको बताऊं तो ये ऊपर जो है आपकी कृष्णा नदी है, यहाँ पे कावेरी नदी है। तो कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में ये फैला हुआ था। ठीक है, अधिकतम क्षेत्र। लेकिन कई बार ऑप्शन में पेन्नार नदी भी बताया जाता है। तो कृष्णा नदी के नीचे यहाँ पेन्नार नदी बहती है, तो पेन्नार नदी और कावेरी नदी भी कभी कभार ऑप्शन में आ जाता है। तो दोनों में जो भी ऑप्शन में आए वो आप टिक कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं आएगा। इनका जो साम्राज्य है, पेन्नार नदी, पेन्नार नदी और कौन सी नदी? कावेरी नदी के बीच में फैला हुआ था। या ये ऑप्शन में आएगा, या कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में इनका पूरा क्षेत्र फैला हुआ था। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, या तो ये ऑप्शन में आता है या तो ये ऑप्शन में आएगा। दोनों ही सही हैं, क्योंकि इनका जो उत्तरी सीमा है वो कृष्णा नदी के पास है और जो दक्षिणी सीमा है लगभग लगभग कावेरी नदी के नीचे ही है। लेकिन आपकी जो पेन्नार नदी है ये कृष्णा नदी के नीचे ही है, तो इसके बीच में भी तो इनका क्षेत्र फैला हुआ है। तो कोई भी ऑप्शन में आए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और जहाँ पर इनका क्षेत्र फैला हुआ था इसे चोल मंडलम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चोल मंडलम। चोल मंडलम कहते हैं। जहाँ तक इनका जो क्षेत्र फैला हुआ था उस क्षेत्र का नाम है चोल मंडलम। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं विजयालय की। विजयालय का जो शासनकाल है वो 848 ईस्वी से लेकर 871 ईस्वी तक रहता है। अब यही संस्थापक, चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? विजयालय को माना जाता है। जो 9वीं शताब्दी के चोल शासक हैं उनका जो संस्थापक है वो विजयालय को माना जाता है। तो विजयालय मूल स्थान इसका कहाँ था? उरैयूर था। लेकिन इसने तंजावुर को जीता। लगभग लगभग 850 ईस्वी में इसने तंजावुर को जीता। तमिलनाडु में एक जगह है तंजावुर, या तंजोर के नाम से भी इसे जाना जाता है, तंजोर। ठीक है, 850 ईस्वी के आसपास इसने तंजोर को जीता और उसी को अपनी राजधानी बनाकर इतने क्षेत्र में इसने अधिकार किया था। देख लीजिए, छोटा सा क्षेत्र था, विजयालय के द्वारा जीता गया छोटा सा क्षेत्र था ये। हालांकि इसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया था, लेकिन पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हो पाया था, क्योंकि इसके टाइम पीरियड पर पल्लव अभी भी जिंदा थे। ठीक है, पल्लव जो थे अभी भी जिंदा थे। लेकिन इसका पुत्र आगे आएगा आदित्य प्रथम, इसके टाइम पीरियड पर पल्लव समाप्त हो गए थे। तो आदित्य प्रथम को ही चोल वंश का स्वतंत्र संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो मैं आपको मैप के सहारे से बताता रहूंगा कि इन्होंने कितना क्षेत्र जो है जीता था। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं विजयालय की, तो ये बहुत ही कम क्षेत्र था जो इसने जीता था, जिस पे ये राज कर रहा था। ठीक है, और ये किसका सामंत था? पहले ही हमने बता दिया आपको, ये पल्लवों का सामंत था। किसका सामंत था? पल्लवों का सामंत था। इसने जब तंजौर को जीत लिया या अथवा तंजावुर को जीत लिया तब उसे अपनी राजधानी बनाया इसने। तो इसने तंजौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तंजौर इसकी राजधानी थी। सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। तंजौर को जीतने के बाद ये इतना प्रसन्न हुआ तो इसने एक उपाधि ग्रहण की। तो उपाधि का नाम है नरकेसरी। नरकेसरी की उपाधि ग्रहण करने वाला वो विजयालय ही है।
वो विजयालय ही है। इसने एक मंदिर बनवाया था जिससे प्रश्न पूछा जाता है, उस मंदिर को चोलेश्वर मंदिर कहा जाता है या निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर कहा जाता है। दुर्गा माता देवी का ये मंदिर है, ये तमिलनाडु में है। इसे चोलेश्वर मंदिर या निशुंभ सुधनी जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? विजयालय के द्वारा बनवाया गया था। इतनी बातें आप विजयालय के बारे में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने ऐप पर अगर क्लास नोट्स ले लिए हैं उसमें सभी चीजें अवेलेबल होंगी। इसके बाद इसका पुत्र आता है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम का टाइम पीरियड 871 ईस्वी से लेकर 907 ईस्वी तक रहता है। 871 ईस्वी से लेकर 907 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ये विजयालय का पुत्र था। सबसे पहली बात तो यही है, ये विजयालय का पुत्र था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे ही स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। किसे? आदित्य प्रथम को ही स्वतंत्र चोल साम्राज्य का स्थापना करने का श्रेय जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो पल्लव शासक थे उसके आखिरी जो राजा थे अपराजित वर्मन, उनको हराया था। किसने हराया था? आदित्य प्रथम ने। अब पल्लव समाप्त हो गए हैं पूरी तरीके से। अब देख लीजिए इनका जो क्षेत्र मैप में अब बढ़ गया, इनका जो क्षेत्र है वो मैप में अब बढ़ गया है और अब ये पल्लवों से मुक्त हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब इनका जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र साम्राज्य हो गया है। तो चोल वंश का पूरी तरीके से स्वतंत्र साम्राज्य किसके शासनकाल में स्थापित हुआ? आदित्य प्रथम के शासनकाल में स्थापित हुआ, जो कि विजयालय का पुत्र था। याद हो जाएगा, जब पल्लवों पर इसने जीत पाई ना तो खुशी में इसने एक और उपाधि ग्रहण की, एक उपाधि ग्रहण की अपने पिता की तरह, और इस उपाधि का नाम था कोदंड राम। इनकी उपाधियां आप याद करते जाइए, परीक्षा में पूछा जाता है। कोदंड राम की उपाधि इसने कब ग्रहण की थी? जब पल्लवों के आखिरी राजा अपराजित वर्मन को इसने हरा दिया था, तो कोदंड राम की उपाधि इसने ग्रहण की थी। तो ये था आदित्य प्रथम के बारे में सारी जानकारी। मैप में आप देख लीजिए, इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो बढ़ा दिया है, ठीक है, वो बढ़ा दिया है। अब आते हैं प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखनी है आपको बात, ये परीक्षा में पूछी जाती है। मदुरै जो स्थान है तमिलनाडु में, आप जानते हैं, तो मदुरै में इन्होंने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को हराया था। किसे हराया था? राजसिंह द्वितीय को हराया था, जो कि एक पांड्य शासक थे। और पांड्य शासक को हराया था, देख लीजिए, तो इनका क्षेत्र दक्षिण में और बढ़ गया था। यहाँ पे पांड्यों का राज था ना, वहां पे इन्होंने पांड्य शासक को हराया था। पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को हराने के बाद इन्होंने एक उपाधि ग्रहण की थी, मदुरै कोंड। मदुरै कोंड की उपाधि ग्रहण की थी क्योंकि इन्होंने मदुरै में हराया था, तमिलनाडु के मदुरै में हराया था पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को। इसी कारण से इन्होंने मदुरै कोंड की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है। और इनके दो युद्ध और आपको याद रखने हैं, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, एक वेल्लूर का युद्ध और दूसरा तोकलम का युद्ध। सबसे पहले बात करते हैं वेल्लूर का युद्ध। 915 ईस्वी में वेल्लूर का युद्ध लड़ा गया था। वेल्लूर के युद्ध में एक तरफ तो चोल शासक प्रांतक प्रथम थे और दूसरी तरफ दो शासक थे, एक पांड्यों के जो सेना थी और दूसरी श्रीलंका की एक राजा थे ना, उनकी संयुक्त सेना थी। तो हम कह सकते हैं वेल्लूर के युद्ध में क्या हुआ था? वेल्लूर के युद्ध में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा, एक तरफ तो चोल शासक थे, ठीक है, इसके अलावा दूसरी तरफ कौन थे? श्रीलंका के शासक और पांड्य शासकों की पूरी सेना, संयुक्त सेना थी। तो इनका युद्ध हुआ चोल शासकों से, चोल शासक प्रांतक प्रथम से युद्ध हुआ। इसमें जीत जाते हैं चोल। वेल्लूर के युद्ध में प्रांतक प्रथम की जीत हुई थी। वेल्लूर के युद्ध में प्रांतक प्रथम की जीत हुई थी, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक और युद्ध होता है, एक और युद्ध होता है, इसी प्रकार का युद्ध होता है, संयुक्त सेना वाला ही। इसमें हार जाते हैं प्रांतक प्रथम। इस युद्ध को तोकलम का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को तोकलम का युद्ध कहा जाता है। इस तोकलम के युद्ध में क्या हुआ था? एक तरफ तो चोल की सेना थी, अर्थात चोल का जो शासक प्रांतक प्रथम था, और दूसरी तरफ गंग वंश और राष्ट्रकूट वंश मिल गया था। गंग वंश और राष्ट्रकूट वंश मिल गया था और हरा दिया गया था प्रांतक प्रथम को। तोकलम के युद्ध में क्या हुआ था? एक तरफ तो चोल वंश था, ठीक है,
और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ आपके गंग वंश के राजा और राष्ट्रकूट वंश के राजा। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के राजा। राष्ट्रकूट वंश के राजा उस समय कृष्ण तृतीय थे। इन्हीं की निगरानी में युद्ध हुआ था ये, कृष्ण तृतीय। इस बार प्रांतक प्रथम की हार हो जाती है, चोल वंश की हार हो जाती है 949 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसने तंजौर में एक जो मंदिर था, चिदम्बरम का मंदिर, जिसे नटराज मंदिर भी कहा जाता है, वहां पर उसे सोने से भर दिया था। ऐसा कहा जाता है सोने की छत लगवा दी थी। किसने? प्रांतक प्रथम ने। चिदम्बरम मंदिर या नटराज मंदिर चिदम्बरम में है, तमिलनाडु के चिदम्बरम में है। वहाँ पे जो मंदिर है नटराज मंदिर या चिदम्बरम मंदिर कहा जाता है उसे सोने से भर दिया गया था प्रांतक प्रथम के द्वारा। यहाँ पे शिव भगवान की नटराज की मूर्ति भी है। तो ये सभी बातें आप प्रांतक प्रथम के बारे में याद रखिए। इसके बाद आता है राजा राज प्रथम। इसे राजराज प्रथम के नाम से भी कई किताबों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए चिदम्बरम का मंदिर है, ये जो चिदम्बरम का मंदिर नटराज मंदिर यही है। अब बारी आती है राजा राज प्रथम। ये है राजा राज प्रथम। पूरे चोल वंश के सबसे ताकतवर, सबसे प्रतापी राजा राजा राज प्रथम ही थे। मैप में देख लीजिए कितना बड़ा बदलाव आया है, आप इसी से समझ जाएंगे। इन्होंने अपने मैप में आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर दिया था, कितना बड़ा इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर दिया था, अपने आसपास के क्षेत्रों को कितना जीत लिया था राजा राज प्रथम ने। तो चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? राजा राज प्रथम। पहले तो यही नोट कर लीजिए। इनके पिता का नाम तो उत्तम चोल था। ऐसा नहीं है कि प्रांतक प्रथम के तुरंत बाद ही आए थे, नहीं, प्रांतक प्रथम के बाद कुछ अन्य शासक भी आए थे। उनकी जानकारी इतिहासकार एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं और वो इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो इसलिए प्रांतक प्रथम के बाद राजा राज प्रथम के बारे में आपको पढ़ना है। जो प्रांतक प्रथम थे इनका टाइम पीरियड आपको बताया था मैंने 907 ईस्वी से लेकर 950 ईस्वी तक। और राजा राज प्रथम का जो टाइम पीरियड रहता है वो 985 ईस्वी से शुरू होता है, 1014 ईस्वी तक चलता है। राजा राज प्रथम के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी है, तो ध्यान से समझते रहिएगा। इनके पिता का नाम उत्तम चोल था। इनकी माता का नाम वानवन महादेवी या वानवन देवी था, जो सती हुई थी। इनके पिता उत्तम चोल की मृत्यु के बाद इनकी माता जो है वो सती हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इनका नाम वानवन महादेवी या वानवन देवी था, ठीक है। इतनी बातें आप याद रख लेंगे। अब देखिए, एक जो चेर शासक यहाँ पे थे ना, यहाँ पे चेर जो शासक थे उनको हराया था इन्होंने। कहाँ पे हराया था? कर्नाटक में एक क्षेत्र है कंडलूर, कंडलूर में हराया था चेर शासक को। और अपनी नौसेना के दम पर हराया था, अपनी नौसेना के दम पर हराया था। इस युद्ध को बैटल ऑफ कंडलूर कहा जाता है। 988 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। तो चेर शासकों की सेना को कंडलूर में इन्होंने हराया था। उसके बाद एक उपाधि इन्होंने ग्रहण की, कांडलूर शालेक मलरूत। इन्होंने जो उपाधि ग्रहण की उस उपाधि का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, कांडलूर, कांडलूर शालेकल मरूत। ये इनके द्वारा ग्रहण की गई उपाधि थी जब इन्होंने चेर शासक को हराया था कंडलूर में। कंडलूर कर्नाटक में स्थान है। इसके बाद इन्होंने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को भी हराया था। श्रीलंका का उस समय शासक जो था वो महेंद्र पंचम था, उसको इन्होंने हरा दिया था और आधे श्रीलंका पर अपना कब्जा कर लिया था। महेंद्र पंचम को हराकर आधे श्रीलंका पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। जो श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा है ना, उस पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था महेंद्र पंचम को हराने के बाद। उस समय श्रीलंका की जो राजधानी हुआ करती थी वो अनुराधापुर हुआ करती थी, ठीक है। वो क्या हुआ करती थी? अनुराधापुर हुआ करती थी। अनुराधापुर या अनुराधपुर भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो उस समय श्रीलंका की जो राजधानी हुआ करती थी अनुराधापुर हुआ करती थी। श्रीलंका की राजधानी को इन्होंने अनुराधापुर से बदल दिया, ट्रांसफर कर दिया, पोल नरेवा में कर दिया। ये देख लीजिए लिखा हुआ है। इन्होंने उसकी राजधानी, श्रीलंका की राजधानी को पोल नरेवा में कर दिया और इसका नाम बदल दिया, पोल नरेवा का नाम बदल दिया। अब इसका नाम रख दिया जयनाथ मंगलम।
उसका नाम क्या रख दिया? जयनाथ मंगलम। और जयनाथ मंगलम में इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था, शिव भगवान का मंदिर भी बनवाया था जयनाथ मंगलम में। जयनाथ मंगलम जो स्थान है श्रीलंका में है, जो कि पोलनेरुआ का ही अन्य नाम है। इन्होंने सबसे पहले अनुराधापुर जो श्रीलंका की राजधानी हुआ करता था उसे पोलनेरुआ को में ट्रांसफ़र किया और पोलनेरुआ का नाम जयनाथ मंगलम रख दिया। और जयनाथ मंगलम में उन्होंने एक शिव मंदिर भी बनवाया था। और कई उपाधियां जो ग्रहण की गई थी चोल शासक राजा राज प्रथम के द्वारा, जो परीक्षा में पूछी जाती है, नोट कर लीजिएगा। कंडलूर, शालेक मरुत, ये आपको बता ही दिया कि चेर शासकों को हराने के बाद ये उपाधि ग्रहण की थी। जयगोंड की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। चोल मार्तंड की उपाधि ग्रहण की थी। शिवपाद शेखर की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। शिवपाद शेखर की उपाधि इन्होंने तब ग्रहण की थी जब इन्होंने जयनाथ मंगलम में एक शिव मंदिर बनवा दिया था ना, तो शिव भक्ति दिखाने के लिए, अपने आप को शिव बहुत बड़ा शिव भक्त बताने के लिए इन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि ग्रहण की थी। मुरलीधर की भी उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। उसके अलावा मुम्माडी चोल देव की उपाधि भी इन्होंने ग्रहण की थी। इतनी बातें आप याद रखिए। इसके अलावा कुछ अन्य बातें भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी आपको जानना जरूरी है। तंजौर में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बनवाया था जिसे वृद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसे वृद्धेश्वर मंदिर के अलावा राज राजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। राज राजेश्वर मंदिर, ठीक है। कहाँ पे है? तंजौर, तमिलनाडु के तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, या राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये देख लीजिए कितना खूबसूरत मंदिर है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये बहुत बार पूछा गया है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में की सूची में भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। ये सभी बातें आप याद रखिए। इसके अलावा ये याद रखिए कि मालदीव को भी इन्होंने जीता था। मालदीव के अलावा कई बहुत सारे अन्य द्वीप इन्होंने जीते थे। मालदीव आपको लोकेशन तो मालूम होनी चाहिए कहाँ पे है। ये श्रीलंका है और यहाँ पे इंडियन ओशियन में मालदीव है। तो मालदीव पर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। तो आप समझ पा रहे हैं कि चोल शासकों की जो नेवी थी वो कितनी बहुत ही मतलब तगड़ी थी। एक तरीके से नौसेना जो है बहुत ही ताकतवर थी उस समय के हिसाब से अगर तुलना करेंगे तो। इसके अलावा राज प्रथम के द्वारा एक और काम किया गया था। भू राजस्व निर्धारित करने के लिए सन 1000 ईस्वी में इन्होंने भूमि सर्वेक्षण करवाया था। किसने? राज प्रथम ने। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने सन 1000 ईस्वी में अपने शासनकाल के 1000 ईस्वी में इन्होंने भूमि सर्वेक्षण करवाया था। इसमें करवाया ये था, इन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई, ठीक है, और देखा कि उपज किसकी कितनी हो रही है। जिसकी ज़्यादा उपज हो रही है उससे अधिक टैक्स लिया जाता था, जिसकी कम उपज हो रही है उसका जो टैक्स है वो कम था। तो उपज के आधार पर टैक्स निर्धारित करने का काम किया गया था राज प्रथम के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा एक और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था राज प्रथम ने। बहुत बड़ी बात है ये। चीन में अपना राजदूत मंडल भेजा था। चीन में अपना राजदूत मंडल भेजने वाला शासक, चोल शासक कौन था? राजा राज प्रथम या राज प्रथम था। चीन में इसने अपना राजदूत मंडल भेजा था। जैसा कि हमने बताया अपनी नौसेना के दम पर इसने बहुत सारे द्वीपों को जीता था। कई अभिलेख तो ऐसे मिले हैं उनमें ये बताया गया है कि इन्होंने 12,000 द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन विद्वान इसे मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी को मानते नहीं हैं, ठीक है। बस ये याद रखिए इसने बहुत सारे द्वीपों को अपना कब्जा कर लिया था। जैसे कलिंग का जो द्वीप है, मालद्वीप है और जो लक्षद्वीप है, तो इन पर सभी इसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसके बाद आता है इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम भी अपने पिता की तरह बहुत ही शक्तिशाली था।
अपने पिता की भांति ये भी बहुत शक्तिशाली था। राजा राज प्रथम का ये पुत्र था। जब इसका टाइम पीरियड चल रहा था ना, तो इसने टाइम पीरियड तक अपने, ये देख लीजिए, ये जो मैप के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं, यहाँ तक इसने साम्राज्य को बढ़ा दिया था। इसके पिता ने तो आधा श्रीलंका जीता था, इसने पूरा श्रीलंका जीत लिया था। इसके अलावा विदेशों में जो व्यापार स्थापित करने का जो इन्फ्लुएंस था, एकाधिकार था, उसे भी बढ़ा दिया था। इसके अलावा जो श्री विजय साम्राज्य है, इंडोनेशिया में जो द्वीप है वहाँ पे श्री विजय साम्राज्य हुआ करता था, उसको भी जीत लिया था। तो चलिए एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये बहुत शक्तिशाली थे। इनके बारे में तो सारी चीज़ें आप कम से कम याद कर ही लीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया, ये राजा राज प्रथम का पुत्र था। और दूसरी जानकारी ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब इसका टाइम पीरियड चल रहा था, इसका शासनकाल था, तो अपने शासनकाल के इसने 5वें वर्ष ही श्रीलंका पर आक्रमण किया। और उस समय भी महेंद्र पंचम ही वहाँ का शासक था और उसे इसने हराया, उसे बंदी बनाया और पूरे श्रीलंका पर इसने अपना कब्जा कर लिया था। इसका टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए, 1014 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। राजेंद्र प्रथम का जो टाइम पीरियड है 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक रहता है। महेंद्र पंचम जब श्रीलंका का वहाँ शासक था, उस पर इसने आक्रमण किया, उसे बंदी बनाया और पूरे के पूरे श्रीलंका पर इसने अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है। इसके अलावा इसने चेर शासकों को भी हराया था, पांड्य शासकों को भी हराया था। और इसका एक पुत्र था राजाधिराज प्रथम, ये इसका पुत्र था राजाधिराज प्रथम। इसने जो पांड्य शासकों का जो साम्राज्य था वो जीतने के बाद अपने पुत्र राजाधिराज प्रथम को दे दिया था। और अपने पुत्र राजाधिराज प्रथम को एक उपाधि दी थी, चोल पांडे। एक उपाधि से क्या दी थी? चोल पांडे की उपाधि दी थी। चोल पांडे की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि पांडे साम्राज्य को जीतने के बाद इसने अपने पुत्र को वहाँ का सिंहासन दे दिया, तो इसी कारण से राजाधिराज को इसने एक उपाधि दी थी, चोल पांडे की उपाधि दी थी। अब देखिए, जो राजेंद्र प्रथम था ना, इसने उत्तर की तरफ भी जो है अपना वो अभियान चलाए थे। उत्तर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैप में, उत्तर में जो बंगाल का पाल वंश था, उसमें जो पाल वंश था, और उस समय पाल वंश के जो शासक थे ना, वो महिपाल थे। कौन थे? महिपाल। महिपाल को भी इन्होंने हराया था। महिपाल को भी हराने वाला शासक राजेंद्र प्रथम था। नोट कर लीजिएगा, सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जब इन्होंने महिपाल को हरा दिया, उसके बाद एक उपाधि ग्रहण की, गंगई कोंड। ठीक है, गंगई कोंड की उपाधि ग्रहण की। महिपाल को हराने के बाद गंगई कोंड चोल की उपाधि ग्रहण की। और आगे चलकर तमिलनाडु में एक क्षेत्र, इन्होंने एक नगर बसाया, गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम नगर बसाने वाला राजेंद्र प्रथम ही था। तमिलनाडु में इन्होंने बसाया था। और उस नगर में सिंचाई के लिए, सिंचाई की सुविधा के लिए एक झील का निर्माण करवाया था। चोल गंगम झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? तमिलनाडु के गंगैकोंड चोलपुरम जो नगर है, जो जिसकी स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई है, वहाँ पर कृषि सिंचाई करने के लिए इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था, चोल गंगम। तो सारी जानकारी नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चोल गंगम नाम का एक विशाल झील का निर्माण भी राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि श्री विजय साम्राज्य के उस समय शासक कुलोतुंग वर्मन थे, उनको हराने वाला राजेंद्र प्रथम ही था। ठीक है। और श्री विजय साम्राज्य आप देख पा रहे हैं, हिंद महासागर में जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं, आज सुमात्रा, जावा, बाली, वहाँ तक ये श्री विजय साम्राज्य फैला हुआ था। वहाँ पे इनको हरा के भगा दिया था। ठीक है। जितनी बातें आप राजेंद्र प्रथम के बारे में याद कर लीजिए। इसके बाद शासनकाल आता है राजाधिराज प्रथम का। राजेंद्र प्रथम ने तो श्रीलंका पर अधिकार किया था पूरी तरीके से, लेकिन राजाधिराज के टाइम पीरियड पर देखेंगे आप, श्रीलंका भी धीरे धीरे स्वतंत्र होना शुरू हो गया था। तो राजाधिराज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो आपको यही चाहिए कि राजेंद्र प्रथम का ये पुत्र था। ये राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। ये वही था जिसे चोल पांडे की उपाधि इसके पिता ने दी थी।
इसके अलावा एक और उपाधि इसके बारे में आपको याद रखनी है कि विजय राजेंद्र की भी उपाधि इसे मिली थी। विजय राजेंद्र की उपाधि राजाधिराज प्रथम को ही मिली थी। एक युद्ध हुआ था, कोप्पम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध में, कर्नाटक में एक क्षेत्र है कोप्पम, तो कोप्पम के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो भाई था, राजाधिराज का जो भाई था राजेंद्र द्वितीय, इसने उसके बाद इस लड़ाई को संभाला और रफा दफा किया। तो कोप्पम के युद्ध में मृत्यु हो गई थी राजाधिराज की। उस समय जो कोप्पम क्षेत्र था ये कर्नाटक और केरल तक ये फैला हुआ था, ठीक है। उस समय जो कोप्पम ये क्षेत्र था कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पर फैला हुआ था। तो फिलहाल ये जो क्षेत्र है इसे कोप्पल के नाम से जाना जाता है और ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के युद्ध, जो कोप्पम के युद्ध में मृत्यु हो गई थी राजाधिराज प्रथम की। इसके बाद इसका पुत्र आता है, इसका भाई आता है, सॉरी, इसके बाद इसका भाई आता है राजेंद्र द्वितीय। इसने उस लड़ाई को संभाला और अपने भाई की मृत्यु के बाद ये अगला चोल शासक बना। इसका जो टाइम पीरियड था 1054 से लेकर 63 ईस्वी तक था, और राजाधिराज जो प्रथम का टाइम पीरियड था 1044 से लेकर 1054 ईस्वी तक था। तो कुछ के आप टाइम पीरियड याद रख सकते हैं अपने दिमाग में मैप बनाने के लिए कि ये टाइम पीरियड किस समय काल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसने कोल्हापुर एक जगह है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में इसने एक जयस्तंभ का स्थापना की थी, जयस्तंभ की स्थापना की थी और प्रकेसरी की उपाधि इसने ग्रहण की थी। इसकी उपाधि जो ग्रहण की थी इसने, वो प्रकेसरी की उपाधि ग्रहण की थी। इसके बाद आता है वीर राजेंद्र, ठीक है। ये भी भाई था राजेंद्र द्वितीय का, वीर राजेंद्र इसके बाद आता है और अपने भाई के बाद ये राजगद्दी पर बैठता है 1063 ईस्वी से लेकर 1067 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड चलता है वीर राजेंद्र का। इसने भी एक उपाधि ग्रहण की थी राजकेसरी, राजकेसरी की उपाधि ग्रहण की थी। इसी का टाइम पीरियड जब चल रहा था तो चालुक्य राजा जो सोमेश्वर प्रथम थे, सोमेश्वर प्रथम जो चालुक्य राजा थे, उन्होंने तुंगभद्रा नदी में कूदकर एक अपनी आत्महत्या की थी। ये आपको हमने चालुक्य जब वंश पढ़ाया था, कल्याणी के चालुक्य वंश जब आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था सोमेश्वर प्रथम का कल्याणी के चालुक्य वंश का एक ऐसा राजा था जिसने तुंगभद्रा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी, आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि इसने अपने पूरे जीवन काल में किसी से नहीं हारा था। ये लगभग केवल चोलों से नहीं जीत पाया था। ये चोलों से नहीं जीत पाने के कारण, शर्मिंदगी के कारण इसने आत्महत्या कर ली थी तुंगभद्रा नदी में कूदकर। तो तुंगभद्रा नदी में कूदने वाला, आत्महत्या करने वाला कौन था? सोमेश्वर प्रथम। और उस समय चोल शासक किसका टाइम पीरियड था? वीर राजेंद्र का टाइम था। ये चोलों से नहीं जीत पाया था, उसी शर्मिंदगी के कारण इसने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। और वीर राजेंद्र के बारे में एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। विक्रमादित्य जो षष्ठ थे, कल्याणी के चालुक्य वंश के एक शासक थे विक्रमादित्य सिक्स्थ या षष्ठ, इनके साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। वीर राजेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के साथ किया था। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीर राजेंद्र के बारे में याद रखिए। वीर राजेंद्र के बाद इनका पुत्र आता है अधिराजेंद्र। ये बहुत ही दुर्बल शासक था, बहुत ही कमजोर शासक था, और चोल वंश जो विजयालय ने शुरू किया था, इनके वंशजों में ये आखिरी राजा था, एक तरीके से कह सकते हैं। अधिराजेंद्र बहुत ही दुर्बल राजा था। इसके शासनकाल में एक जन विद्रोह होता है और उसी जन विद्रोह में लोगों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो ये चोल वंश की जो मुख्य शाखा चली आ रही थी उसका ये अंतिम शासक था। इसके बाद राजगद्दी पर बैठता है कुलोतुंग प्रथम। इसके बाद राजगद्दी पर लोगों ने किसे बैठाया? कुलोतुंग प्रथम को बैठाया। और कुलोतुंग प्रथम की जो खासियत थी, इसकी माता तो चोल वंश से संबंधित थी, लेकिन इसके पिता चोल वंश से संबंधित नहीं थे। इसके जो पिता थे वो वेंगी के चालुक्य वंश से संबंधित थे और उन्हीं का ये पुत्र था। तो इसलिए इसके बाद के शासकों को, इसके बाद के वंशजों को चोल चालुक्य वंशज कहा जा रहा है। अधिराजेंद्र का जो टाइम पीरियड है वो भी आप नोट कर लीजिए,
3 वर्ष का टाइम पीरियड है। 1067 से लेकर 1070 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, ये चोल वंश की मुख्य शाखा के अंतिम शासक थे। इसके बाद आते हैं कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम के टाइम पीरियड पर मैप देख लीजिए, यहाँ तक शासन फैला हुआ था। कुलोतुंग की माता का नाम अमंगा देवी था, जो चोल वंश से संबंधित थी। चोल वंश के एक शासक का नाम आपने जरूर सुना होगा, राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम की ही पुत्री थी ये राजेंद्र प्रथम की ही पुत्री थी। ये राजेंद्र प्रथम की ही पुत्री अमंगा देवी थी। और अमंगा देवी की जो शादी है वो वेंगी के चालुक्य राजा राजा राज नरेंद्र के साथ हुई थी। राजा राज नरेंद्र के साथ, जो वेंगी के चालुक्य वंश से संबंधित था, उसके साथ हुई थी। इन दोनों का ही पुत्र था कुलोतुंग प्रथम, इसलिए इसके बाद के वंशजों को चोल चालुक्य वंश कहा जा रहा है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये याद रखिए, जो कुलोतुंग प्रथम था, इसने कलचूरी शासक यश कर्णदेव और कलिंग के शासक अनंत वर्मन को हराया था। इसने क्या किया था? कलिंग के राजा अनंत वर्मन को भी हराया था। इसके अलावा कलचूरी शासक कर्णदेव को हराया था, यश कर्णदेव को हराया था इसने। किसने? कुलोतुंग प्रथम ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको मालूम है अधिराजेंद्र से कुलोतुंग क्यों बना? क्योंकि अधिराजेंद्र का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसी कारण से कुलोतुंग प्रथम शासक बना। ये अपने दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और इसी के शासनकाल में श्रीलंका के एक राजा थे विजय बाहु, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो जो छोटा सा साम्राज्य है विजय बाहु के द्वारा, श्रीलंका का साम्राज्य वो जो है वो स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? विजय बाहु के द्वारा। ठीक है, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है 1070 ईस्वी का है, जब शुरुआत में कुलोतुंग को ये साम्राज्य मिला था, तो उसका ये मैप है। क्योंकि कुलोतुंग का जो टाइम पीरियड है ना, वो 1070 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी तक है। 1070 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। और ये मैप है 1070 ईस्वी का। शुरुआत में ये साम्राज्य मिला था, लेकिन श्रीलंका का जो अपना साम्राज्य ये बचा नहीं पाया, और श्रीलंका के एक राजा विजय बाहु ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जो पहले इसके अधीन ही हुआ करता था। कई उपाधियां धारण की थी कुलोतुंग ने। सबसे महत्वपूर्ण जो उपाधि है शुंगम तविर्त, ये इनकी उपाधि थी सबसे महत्वपूर्ण। अब इस शब्द का अर्थ ये होता है कि टैक्स को हटाने वाला, टैक्स को हटाने वाला। क्योंकि ये उपाधि इसने इसलिए ग्रहण की थी क्योंकि व्यापार की सुविधा की दृष्टि से व्यापार में जो चुंगियाँ लगती थी और जो टैक्स लगा करते थे तटों पर, समुद्र के किनारे जो टैक्स लगा करते थे, इसको समाप्त कर दिया था। इसी कारण से इसने ये उपाधि ग्रहण की थी। तो कुलोतुंग प्रथम के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद टाइम पीरियड आता है विक्रम चोल का। विक्रम चोल का टाइम पीरियड 1120 ईस्वी से लेकर 1133 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, अब देख लीजिए, इनके हाथ से श्रीलंका चला गया है। श्रीलंका इनके हाथ से चला गया है चोलों के। पहले 1070 ईस्वी का मैप था, अभी 1126 ईस्वी का मैप है। तो इसमें जो आपका श्रीलंका था वो स्वतंत्र हो चुका है। विजय बाहु ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, अब इनके हाथ से श्रीलंका जो है वो चला गया है। और विक्रम चोल का जो टाइम पीरियड है 1120 से लेकर 1133 तक रहता है। ये कुलोतुंग प्रथम का पुत्र था, ये इसका पुत्र था, कुलोतुंग प्रथम का ये पुत्र था। और इसके बारे में याद रखिए, इसने त्याग समुद्र की उपाधि ग्रहण की थी। विक्रम चोल ने त्याग समुद्र की उपाधि ग्रहण की थी। त्याग समुद्र की उपाधि इसने क्यों ग्रहण की थी, इसका भी एक कारण है। ये त्याग समुद्र की उपाधि इसने ग्रहण की थी क्योंकि इसने ना जो प्राचीन वैष्णव मूर्तियां थी वो समुद्र में फेंकवा दी थी। इसी कारण से इसे त्याग समुद्र की उपाधि दी गई थी। इसके बाद के जो शासक ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक एक चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ जो कभी कभार एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब विक्रम चौल का एक पुत्र था, वो अगली बार गद्दी पर बैठता है, कुलोतुंग द्वितीय उसका नाम है। क्या नाम है? कुलोतुंग द्वितीय। 1133 से 1150 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। और इसने ये किया था, गोविंद राज की जो मूर्ति थी इसे समुद्र में फेंकवाया था।
ठीक है। तो गोविंद राज की जो मूर्ति थी उसे फेंकवाने वाला कौन था? कुलोत्तुंग द्वितीय था। इसके बाद आता है राज राज द्वितीय या राजा राज द्वितीय। ये कुलोत्तुंग द्वितीय का पुत्र था। नाम ही केवल राजा राज था। ये बहुत ही दुर्बल, बहुत ही कमजोर शासक था। इसका जो टाइम पीरियड है ना 1150 से 73 तक रहता है। 1150 ईस्वी से लेकर 73 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद आता है राजाधिराज द्वितीय। राजाधिराज द्वितीय के बारे में आपको ये याद रखना है कि जब इसका टाइम पीरियड चल रहा था ना, तो जो पांडे वंश थे उनके बीच में, उन आपस में ही, पांडे वंश के अंदर ही उत्तराधिकार को लेकर विवाद हो गया था, जिसे सुलझाया था राजाधिराज द्वितीय ने। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है वैसे। कुलोत्तुंग तृतीय इसके बाद आता है। ये चोल वंश का अंतिम महान शासक कुलोत्तुंग तृतीय है। पहला महान शासक कौन था? राजा राज प्रथम। कई विद्वान तो इसे ही वास्तविक संस्थापक मान देते हैं। राजा राज प्रथम को ही कई विद्वान वास्तविक संस्थापक मान देते हैं। तो कुलोत्तुंग तृतीय जो था ये अंतिम महान शासक आप कह सकते हैं। इसने ना 1186 ईस्वी में कुलोत्तुंग तृतीय ने पांडे नरेश वीर पांडे को हराया था। ठीक है। कुलोत्तुंग तृतीय ने क्या किया था? 1186 ईस्वी में पांडे शासक वीर पांडे को हराया था। वीर पांडे को हराने वाला कुलोत्तुंग तृतीय था। ये वीर पांडे दोस्तों वही है जिसकी मदद राजाधिराज द्वितीय ने की थी। जब उत्तराधिकार को लेकर, पांडे वंश में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हुई थी, तो वीर पांडे की मदद की थी राजाधिराज द्वितीय ने, और ये शासक बन गया था, और उसी को कुलोत्तुंग तृतीय ने हरा दिया था। लेकिन बाद में चलकर 1205 ईस्वी में पांड्यों ने इसे बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। इसके बाद आता है राजा राज तृतीय। राजा राज तृतीय भी एक कमजोर शासक था, बहुत ही कमजोर शासक था। और एक उस समय पांडे शासक था सुंदर, उसका नाम था सुंदर। पांडे वंश का शासक था सुंदर। इसने राजा राज तृतीय को हराया और उसे बंदी बना लिया था। इसके बाद अंतिम शासक आता है राजेंद्र तृतीय। ये चोल वंश का अंतिम शासक था। ये है चोल वंश का अंतिम शासक था, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके शासनकाल में एक बार फिर से पांड्य शासकों का आक्रमण होता है, और इस बार चोल साम्राज्य को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, और वो पांड्यों के अधीन हो जाते हैं। वो किसके अधीन हो जाते हैं? पांड्यों के अधीन हो जाते हैं। पांड्यों के अधीन। देख लीजिए कहाँ से शुरू हुए थे, अब ये कहाँ पहुँच गए। जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच गए। ये एक तरीके से विद्यालय ने जहाँ शुरू की थी वहीं पर ये पहुँच चुके हैं। ठीक है। तो ये राजेंद्र तृतीय के बारे में इतनी बातें आप याद रखिए। तो चोल वंश के बारे में जो शासक थे, जिनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी मुझे बतानी थी, सारी मैंने बता दी। उसे आप याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा में वही सब पूछी जाएंगी। तो स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं महत्वपूर्ण, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।